दीपाली, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? जी ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, 500 का नोट नहीं चाहिए बाबा, वो तो मेरे पास भी है, लेकिन मेट्रो में जाने के लिए मेरे पास चेंज नहीं है। ओह अच्छा, ये लीजिए 20 रुपए। 20 रुपए? दीपाली, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें कुछ होश भी है? तुम क्या कह रही हो? 50 का नोट देकर उसे 20 का कह रही हो? ओह सॉरी, वो जल्दबाजी में निकल गया। तुम्हारी यही लापरवाही ना किसी दिन तुम्हें नुकसान में डाल देगी। ऐसा कहकर कविश काम पर चला जाता है। कमाल है, इनको तो बस बहाना चाहिए दो बातें सुनाने का। अरे क्या हो गया अगर गलती से 50 के नोट को 20 का बोल दिया। ऐसा कहकर दीपाली भी घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। तभी उसकी सास अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, दीपाली बहू, दूध वाला आया होगा, ये तकिए के नीचे पैसे रखे हैं, उसमें से 2000 उसे दे दे। ठीक है मम्मी जी। लेकिन दीपाली जल्दबाजी में ज्यादा पैसे उठा लेती है और गोपाल यानी कि दूध वाले को देकर आ जाती है। ये लो भैया, और हाँ आजकल ना दूध थोड़ा पतला आ रहा है, अगर कुछ भी घपला किया ना तो पैसे काट लूंगी। अरे मैडम जी, लेकिन वो। हाँ हाँ अच्छे से जानती हूँ, अब कहोगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सही से दूध देता हूँ। बस बस बस, अब और बातें नहीं सुननी मुझे। अरे मैडम जी, आजकल ठंड का मौसम आ रहा है, इसीलिए दूध थोड़ा ऐसा आ रहा है, और ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं मैडम जी, दाम तो वही है, लेकिन आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। 2000 का बिल है, आपने 2500 दे दिए। अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन ये देख उसकी सास शकुंतला देवी भी उससे कहती है, बहू ये क्या बात हुई, तूने उसे देखकर पैसे नहीं दिए क्या? अरे पैसों को लेकर तू ये लापरवाही करना कब बंद करेगी? ओफो, ये सारा घर तो बस मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, जिसे देखो बस सुनाने का मौका ढूंढता रहता है। दीपाली बड़बड़ाते हुए फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। फिर एक रोज, कविश बेटा, बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है अपनी गीतांजलि के लिए। मैं तो कहती हूँ कि संडे को ही लड़के वालों को बुला लेते हैं। अगर अपनी गीतांजलि उन्हें पसंद आ गई ना तो गीतांजलि के हाथ पीले हो जाएंगे। वैसे भी इसकी सब सहेलियों के तो हो गए, अब इकलौती यही बची है। हाँ मम्मी, तुम ठीक कहती हो, मैं लड़के वालों से बात करता हूँ। और दीपाली, तुम गीतांजलि के साथ जाकर इसके लिए अच्छा सा सूट दिलवा देना। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही इसके साथ मार्केट जाकर आती हूँ। हाँ चली जाना, लेकिन गीतांजलि बेटा पैसे तू अपने हाथ से ही देना, नहीं तो अपनी भाभी को तो तू जानती है, वो 2000 वाले सूट के 3000 देकर आ जाएगी। मम्मी जी, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, अच्छे से गिनकर पैसे दूंगी उसे। लेकिन अगले दिन जब वो बाजार जाने लगती है तो सास पैसे गीतांजलि के हाथ में देती है। फिर दोनों ननद भाभी मार्केट शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और 3 घंटे बाद शॉपिंग करके घर लौटती हैं। संडे वाले दिन लड़के वाले आते हैं और गीतांजलि को पसंद कर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब उनकी शादी तय हो जाती है और महीने भर बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही शादी को हफ्ता भर बाकी था। शकुंतला घर के कामकाज में बिजी थी। फिर एक रोज, दीपाली बहू ऐसा कर, बाजार जाकर 8-10 किलो टमाटर ले आ, टमाटर की चटनी बनाने के लिए। अब शादी ब्याह की तैयारियों में तो मैं थक ही गई हूँ, मेरे घुटने दुखने लगे हैं। एक काम कर, तू ही जाकर ले आ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन पैसे? अरे हाँ, वो मेरी अलमारी में शादी वाला पर्स रखा है जिसमें पैसे रखे, उसी को ले जा। और सुन, टमाटर सही से छांटना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन सुन, पैसे संभाल कर देना, पिछली बार की तरह ज्यादा मत थमा देना। अरे मम्मी जी, इस बार तो मैं ध्यान रखूंगी। फिर दीपाली थैला लेकर सब्जी मंडी पहुंची। भैया ये टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो। अरे 30 रुपए किलो लगा लो, 10 किलो ले लूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, रेट तो वही लगेगा। फिर दीपाली दूसरे सब्जी वाले के पास जाती है। टमाटर कैसे दिए? चलिए 40 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, तो फिर 10 किलो कर दीजिए। ठीक है मैडम जी। दीपाली टमाटर खरीद ही रही थी कि तभी उसकी सहेली नीतू का फोन आ जाता है। हाँ नीतू, तू शादी में आ रही है ना? देख मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैंने कहा ना तुझे आना है मतलब आना है। ये लीजिए मैडम जी आपके 10 किलो टमाटर। दीपाली वो टमाटर थैले में रख लेती है और बातों ही बातों में जल्दी में उसे पर्स में से 500 की जगह 2000 की गड्डी में से नोट निकाल कर दे देती है और घर की ओर आ जाती है। देख नीतू, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू सबसे पहले आएगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा सुन, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। कुछ देर बाद वो घर आ जाती है। ले आई बहू टमाटर? जी मम्मी जी, इतने अच्छे टमाटर लाई हूँ कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बता क्या भाव चल रहे हैं? भाव तो एक बढ़ा चढ़ाकर मांग रहा था, कह रहा था 50 से कम नहीं दूंगा, लेकिन फिर मैंने भी उसके महंगे टमाटर नहीं खरीदे, बल्कि मैं तो किसी और से 40 रुपए किलो के भाव से लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो तूने समझदारी दिखाई। ला मुझे पर्स दे और इन टमाटर को अंदर ले जाकर रख दे। अब वो उस पर्स को अपनी सास को दे देती है और खुद रसोई में वो टमाटर रखने चली जाती है। एक बार पैसे गिन ही लेती हूँ, वैसे तो बहू पर भरोसा है लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ भी कर देती है। ऐसा कहकर शकुंतला देवी अब पर्स में से पैसे गिनने लगती है। हैं? ये क्या, 500 की गड्डी और 100 की गड्डी में तो उतने पैसे हैं जितने मैंने रखे थे, तो फिर ये टमाटर किन पैसों से लाई? एक मिनट, साथ में 2000 की गड्डी भी एक बार इसे भी गिन लो। शकुंतला देवी ने जैसे ही वो गड्डी गिनी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें 2000 का नोट कम था। इसका मतलब बहू ने इसमें से पैसे दिए हैं, लेकिन बाकी पैसे तो उसने मुझे लौटाए नहीं है। दीपाली बहू। तभी प्रिया वहाँ जाती है। क्या हुआ मम्मी?
जा अपनी भाभी को बुला कर ला। अब प्रिया अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मम्मी आपको बुला रही है। मुझे? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, मैं तो चली अपना फेशियल करवाने, आप जाकर सुन लो। दीपाली अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ननद जी कह रही थी आपने मुझे बुलाया। हाँ, ये बता, तूने उस टमाटर वाले को पैसे कौन सी गड्डी में से दिए? 100 वाली? नहीं, शायद 500 वाली। हाँ, शायद 500 का नोट। नहीं, वो मैं बताती हूँ। तूने अपनी लापरवाही एक बार फिर दिखा दी और उसे 2000 का नोट पकड़ा कर आ गई, क्योंकि 2000 का नोट इसमें से गायब है। ओह नो मम्मी जी, शिट, अब मुझे याद आया, वो उस वक्त नीतू का फोन आ गया था ना, और मुझे लगता है मैंने उसे 2000 का नोट ही दे दिया। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी पैसे कहाँ हैं जो उसमें से बचे होंगे? बाकी पैसे तो मैं उससे लाना ही भूल गई। सत्यानाश, इस बहू के हवाले घर को कैसे छोड़ दूं? ये तो हमें डुबा कर ही मानेगी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाकर उससे बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। दीपाली जल्दी से वापस बाजार की ओर भागती है और उस टमाटर वाले को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, यहीं तो खड़ा था वो ठेले वाला, अब कहाँ चला गया? सुनिए भैया, वो जो यहाँ टमाटर के ठेले वाला खड़ा था वो कहाँ गया, जो 40 रुपए किलो दाम में टमाटर बेच रहा था? बहन जी, यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई नया ठेले वाला आता रहता है, और जैसे ही उसे अच्छी कमाई हो जाती है तो चले जाते हैं सब। क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? अरे नहीं बहन जी, यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई नया आता रहता है, अब हम किस किस के बारे में जानेंगे। दीपाली दुखी होकर घर आ जाती है। क्या हुआ, मिला वो टमाटर वाला? मिला होता तो मेरा चेहरा इतना लटका हुआ होता क्या मम्मी जी? आज का तो दिन ही खराब था। दिन खराब नहीं था, बल्कि तेरी नजरें और दिमाग खराब हो गया है, जो बिना कुछ देखे समझे हर बार दूसरों को ज्यादा पैसे दे देती है। अरे अगर तू ऐसे ही घर चलाएगी ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर होंगे। अब जा और जाकर इन टमाटरों की चटनी बना ले। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। तभी प्रिया वहाँ आती है। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटी, आज तू महंगे टमाटर की चटनी खाएगी। इतने महंगे टमाटर की तूने क्या, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। हाय मेरे 2000। कुछ देर बाद दीपाली कुछ टमाटर रख देती है और कुछ टमाटर की चटनी बनाकर लाती है, जिसके बाद सास जब भी उस चटनी को खाती तो उसे अपने 2000 के नोट की बार बार याद आ जाती। हाय मेरे 2000 के महंगे टमाटर की चटनी। जानकी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और 1 लड़की कविता थी। बिन बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों नैन्सी और सुप्रिया से प्यार हो गया। जानकी को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गई। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो, है? और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी, है? आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर जानकी ने अपने पैसों से कविता के लिए गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और जानकी की दोनों बहुएं ब्याह कर घर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी जानकी की दोनों बहुएं वहां गईं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसर फुसर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर ले, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। चल कविता, रसोई में बर्तन रखे उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास ननद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की ही बात लो, माँ जी ने अपनी सोने की बालियां कविता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो ये घर भी उनके नाम ना कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुँच गए। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। कैसे पेपर्स, और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हमें बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर जानकी ने वैसा ही किया। लेकिन अब तो जैसे नैन्सी और सुप्रिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए होते हैं और कविता की दोनों भाभियां किटी पार्टी में गई होती हैं। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती तब तक जानकी दम तोड़ चुकी थी।
अपनी माँ की मौत के सदमे से कविता को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था कि उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी ये माँ की यादें बसती हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयतनामे पर अपना ही नाम लिखा था, कविता का नहीं। कविता मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। कविता हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। ओफो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ उठो अब, और रसोई में बर्तन पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना, लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अब कविता सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारी कविता ने अकेले कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने नैन्सी से पूछा, ये लड़की कौन है नैन्सी? ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो फुटपाथ पर रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर भीख मांगने वाली एक गरीब ननद इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। न जाने किसके श्राप का फल है जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर कविता सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये सब हमारे कर्मों का फल है कविता। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। हाँ नैन्सी, अब तुम हमें माफ कर दो। आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी।